देखें, जो आपकी एपीआई होती है ना, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, तो इसको हमने इसलिए बनाया है ताकि एक डेवलपर जो कि यहाँ पर अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं आपको बोलूँ कि अ, मुझे अपना डाटा शेयर करना, तो वो डाटा जो है वो किस तरह शेयर आप करेंगे। अगर एक बंदा अलग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है और एक बंदा दूसरे लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि आप काम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, तो जो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है और एक बंदा जो दूसरी किसी लैंग्वेज में काम कर रहा है, जैसे कि वो सी प्लस प्लस में काम कर रहा है, तो क्या होगा कि दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इसके लिखने का तरीका अलग है, इसके लिखने का तरीका अलग है। तो जब ये दोनों तरीके अलग हैं, तो हमने बातचीत करने के लिए दो चीज़ों के दरमियान एक सॉल्यूशन निकाला और उसका नाम हमने रखा कि भाई हम जो है जेसन के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट बनाकर बात करेंगे। और जेसन क्या है अभी हम देखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको पता है कि वो क्या है। तो ऑब्जेक्ट में ये होता है कि वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, चीज़ें लिखी होंगी की वैल्यू पेयर की शक्ल में, है ना। यहाँ पर कुछ लिखा होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, तो की वैल्यू पेयर की शक्ल में। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब भी होंगे तो उसको एक एरे के अंदर बंद करके आपको डेटा दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो आपने बना दिया एक एरे, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर की शक्ल में, तो ये आपका डाटा बन गया। अब जो ये आपका डाटा बन गया, तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, या किसी और ने अगर आपको भेजा है तो आप उसे अपने पास मंगवा कर उसे पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो डाटा है ना, जब ये डाटा आप बनाकर भेजते हैं तो आप भेजते हैं इसे जेसन के फॉर्म में। अब ये जेसन क्या होता है, ये दिखने में बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो इसकी पहचान ये है कि जब भी आप इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, तो आपको इसकी की और वैल्यू दोनों डबल कोट के अंदर मिलती हैं, या इसको आप इस तरह देख लें कि अ, दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलती है आपको, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो डबल कोट में रखी होती है इसकी वैल्यू। तो वो एक जेसन की क्या है, पहचान है। जेसन जो है वो हमारे पास हो सकता है, जो हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल अपनी देखी है। तो पहले इसको समझते हैं कि पैकेज डॉट, जब तक मैं अपने एक उससे भी बना लेता हूँ प्रोजेक्ट को। और चलें, जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम जो है वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ समझी है कि जेसन, तो जेसन में मेरे ख्याल है पैकेज डॉट जेसन हमारे पास आ चुका है। हाँ, इसे देख लेते हैं पैकेज डॉट जेसन को। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है। येलो कलर वाले जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये
क्या है, एक ही ब्रैकेट है। अगर मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूं तो देखें, ये मैंने इसको कोलैप्स करके बंद कर दिया। इसको ओपन करूं तो ओपन कर सकता हूं मैं इसे। अब इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी है, जैसे कि की वैल्यू पेयर की शक्ल में। अब ये जो की है ये भी डबल कोट में, ये जो वैल्यू है ये भी डबल कोट में, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी मिल रही हैं। एक ये वाली प्रॉपर्टी देखें, ये तो खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। होता है ना नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो देखें यहाँ पर भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें, स्क्रिप्ट के अंदर डेव है, बिल्ड है, स्टार्ट है, लेंट है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा। तो ये क्या है, ये दिखने में तो जेसन, इसका नाम भी जेसन ही है। तो ये जेसन है। अब अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जेसन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, तो जेसन थोड़ा भारी भारी वर्ड लगता है ना, कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे हैंडल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर अगर आपको नेम देखना है तो आप नेम को देख सकते हैं ना। इसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, नेम तक जाएंगे, वो आपको दिखा देगा कि इसकी वैल्यू एपीआई है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे यूज करते थे। तो स्क्रिप्ट वाला जो है, स्क्रिप्ट को आप एक्सेस करेंगे, डॉट लगाएंगे, डेफ को तक आप पहुंचेंगे तो वो दिखा देगा नेक्स्ट डेव लिखा है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू जैसे देखते थे वैसे इसकी वैल्यू भी देखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये एरे होता तो हम इंडेक्स नंबर से देख लेते, ऑब्जेक्ट है तो हम डॉट लगा लगा कर देख लेंगे। है ना, समझ आ रही है बात। तो ये जो है ये है जेसन आपका। अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि जब इसका यूज़ किया तो इसका यूज़ करने का मेनली पर्पस ये था कि आप जो है वो अपने किसी डेटा को किसी दूसरे यूज़र को भेज सकें। मतलब यूज़र ए जो है, ए को अगर कुछ चाहिए तो बी जो है वो उसे दे दे। अगर यूज़र के पास कंडीशन है कि वो काम करता है अलग से किसी उसमें लैंग्वेज में, तो यूज़र ए को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूज़र बी अगर सेम लैंग्वेज में जो अगर काम नहीं करता तो यूज़र ए को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं अभी आपको उठा के सी शार्प या सी प्लस प्लस के कोड दिखाऊं तो आप तो परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो कोड ही गलत लिखा हुआ है। क्यों, वो कोड गलत नहीं होगा, वो उसके अंदर लिखने का तरीका वैसा ही होता है। टाइप स्क्रिप्ट में अलग होता है। तो सिंटेक्स अलग अलग होते हैं ना लैंग्वेजेस के। अब हम यही बैठ के सॉल्व करते रह जाएंगे कि भाई वो उसमें ऐसे लिखते हैं इसमें ऐसे लिखते हैं, तो फिर समझ रहे हैं ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो अब यूजर ए जो है और यूजर बी जो है, इन दोनों को एक सॉल्यूशन ये निकालना है कि ये दोनों आपस में डाटा शेयरिंग कर सकें। तो ये डाटा शेयरिंग जिसको हम कहते हैं बातचीत करना या डाटा शेयर करना, वो कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन निकला जेसन की शक्ल में कि भाई एक ना एरे या ऑब्जेक्ट की शक्ल में डाटा दे देंगे एक दूसरे को, और उस डाटा को अपने अपने हिसाब से जैसे उसके लैंग्वेज में हैंडल होता है वैसे वो कर लेगा हैंडल। टाइप स्क्रिप्ट वाले को अगर देंगे एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रख के तो कर लेगा हैंडल। सी प्लस प्लस सी शार्प वाले को देंगे तो वो कर लेगा हैंडल। तो इसी तरीके से पाइथन वाले को देंगे तो वो कर लेगा हैंडल। तो मतलब एक हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई डाटा अगर शेयर करना है ना आपस में तो कैसे करना है, जेसन की शक्ल में कर देना है। और जेसन होता है क्या है, या तो एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो एरे ऑब्जेक्ट को सब समझते हैं, हर बंदा एरे और ऑब्जेक्ट को समझ, मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज पे काम करने वाले लोग हैं वो उनको पता है कि वहां पर कैसे हैंडल करना है एरे को और ऑब्जेक्ट को। चल यहाँ तक तो बात हो गई। तो अब वापस आते हैं। तो यहाँ पर यूजर बी ने यूजर ए को डाटा दे दिया। कैसे दिया, जेसन की फॉर्म में डाटा दे दिया और उसे डाटा मिल गया। अब टाइप स्क्रिप्ट वाला जो है वो एपीआई को यूज करके काम कर लेगा, और सी शार्प सी प्लस प्लस वाला जो है वो भी अपने डाटा में जब उसको मिलती है जेसन तो वो भी काम कर लेता है। तो एपीआई जो है वो क्या है, वो एक मैसेज है, एक बात करने का तरीका है। तो कम्युनिकेशन है। तो इसको एक नाम देते हैं, वो नाम ये देते हैं कि ये जो है वो एपीआई जो है वो बेसिकली एक क्या है, एक ब्रिज है। तो ये ब्रिज कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो एपीआई है ये
एक जगह से दूसरे जगह पर एक ब्रिज का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक को दूसरे से बात करनी है तो वो एपीआई के जरिए अपनी बात उसको पहुंचा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये जो एपीआई है इसके अंदर अगर आप थोड़ा और अंदर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक या तो एरे या फिर ऑब्जेक्ट की शक्ल में डाटा मिलता है। तो वो हैंडल अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट और एरे को जैसे भी हैंडल करना है वो पहले तो मंगवाता है अपने पास, और मंगवाने के बाद जो है फिर उसके अंदर के डाटा को निकाल निकाल के अपने वेब पेज में शो करवा देता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। आपको ये याद रखना है कि एपीआई क्या होती है। एपीआई से आपको ये याद नहीं रखना कि इसकी जो है ना एब्रीवेशन जो है वो क्या होती है। एपीआई का मकसद याद रखिए आप, इसका मकसद ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर डाटा ट्रांसफर करना, भेजना डाटा को जेसन के फॉर्मेट में। ये आपको समझ आया यहाँ तक कि एपीआई क्या होती है। अब आगे चलते हैं। तो एपीआई जो है वो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन में रहते हुए एपीआई को किस तरीके से यूज करेंगे। तो मेरे पास एक बुक एपीआई थी ना जो उन्होंने दी थी, उस बुक एपीआई को देखते हैं। ये डाउनलोड ही कर लेता हूँ। देखें ये बुक एपीआई का लिंक है, इसको मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ और आपको भी दे देता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। आप भी अपने पास रख लेंगे। डिस्कॉर्ड को बंद करते हैं और हम पहले पहले मैं ये शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ आई ना कि एक बंदा जो है वो दूसरे से रिक्वेस्ट करता है एपीआई के जरिए, तो उसको डाटा मिलता है ना। तो ये जो ए है ये असल में कौन है, ये है आपका क्लाइंट। और ये क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट कौन है पता है, ये है हमारे केस में क्रोम है, हमारे केस में जो है वो एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम हो गया, ये है हमारे केस में क्या, क्लाइंट है ये। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ए है वो एक क्लाइंट है, जो कि हमारा गूगल क्रोम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, और एक्स वाई जेड जो भी अलग अलग फायरफॉक्स मोजिला सफारी ये जो है वो भी हो सकते हैं। तो जो बी है वो कौन है, बी जो है वो रख कर बैठा है डाटा, है ना। तो असल में तो हमें एरो के हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है ए बी को, और बी जो है वो मेरा है सर्वर। और ये जो सर्वर है ये कौन है, ये डाटा रखकर बैठा है अपने पास, ये रिस्पॉन्स में दे देगा डाटा। और सर्वर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि गूगल हो सकता है, जैसे कि बुक एपीआई वाला, ये जो बुक एपीआई का बेस यूआरएल आपको यहाँ पर इसने दिया है, हमारे केस में ये हो सकता है। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा डाटा आ सकता है। ठीक है, ये जो यूआरएल है, हमें सिर्फ इस यूआरएल से मतलब है, इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने यूआरएल से मतलब है, उसको अभी ओपन करके देखते हैं। तो मतलब इतना समझना है हमें कि ये जो है ना, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन असल में इस तरह है।
ये कम्युनिकेशन जो है ना वो इस तरह है। और जो आपकी ये है, क्या कहते हैं, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के ऊपर है। मतलब देखें यहाँ से, आप तो इससे चीज़ें मांग रहे हैं और ये आपको चीज़ें दे भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये आपने इससे चीज़ें मांगी, ये आपको चीज़ें दे रहे हैं। तो आपसे मेरा मतलब है आपका ब्राउज़र, ये जो गूगल क्रोम है, और सर्वर जो कि डाटा रख कर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि डाटा। ठीक है, जो डाटा रखकर बैठा है यहाँ पर। और जो ये मेरा एपीआई है, ये असल में जेसन के अंदर आपको लाकर देता है डाटा। तो ताकि हमें ये याद रहे कि जेसन के फॉर्म में हमें डाटा जो है ना वो रिसीव होता है। अच्छा, अब एक एपीआई है, उस एपीआई को अगर आप देखें तो वो है क्या, या तो एरे है या ऑब्जेक्ट है ना? तो ये जो एरे और ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न होना चाहिए कि वो पाइथन में बनाया है, या वो जावा स्क्रिप्ट में किसी ने बनाई है, या वो सी शार्प में किसी ने बनाई है, या टाइप स्क्रिप्ट में किसी ने बनाई है, क्या हमें इससे कोई मतलब है कि जो जेसन के अंदर जो डाटा आ रहा है, वो डाटा एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज से क्रिएट हुआ है? इससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ मतलब है अपने एपीआई को कॉल यूज करने से। और वो यूज कैसे करते हैं? उसके लिए हमें मिलता है एक यूआरएल। अब वो यूआरएल जो है ना आपका, उस यूआरएल को आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, ये क्या कहता है, सिंपल बुक एपीआई। दिस एपीआई अलाउज यू टू रिजर्व अ बुक। मतलब वो आपको एक बुक खरीदने के लिए आपके ऑर्डर को क्रिएट करने का आपके लिए ना एक फैसिलिटी देगा। है तो रिजर्व अ बुक के मतलब क्या हो गया कि आप इसके एक बुक को रिजर्व कर सकते हैं। तो ठीक है, सिंपल बुक एपीआई के अंदर हम अभी बुक को रिजर्व करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं ये। तो ये कह रहा है दिस द एपीआई इज अवेलेबल एट ये वाले यूआरएल पर। तो यूआरएल उठाते हैं हम। आप नोट कीजिएगा, एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो यूआरएल है इसके अंदर मिलेगा डाटा। ठीक है, ये जो मेरा, ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर, इसको मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो मेरा ब्राउजर है, ये है गूगल क्रोम अभी इस वक्त। इससे हम मैच करते जाते हैं, तो मेरा क्लाइंट कौन हो गया? गूगल क्रोम हो गया। अब ये डाटा मांग किससे रहा है? ये डाटा मांग रहा है, इससे मांग रहा है डाटा। मेरा जो क्रोम है वो डाटा मांग रहा है, इससे मांग रहा है डाटा। है ना, यही सर्वर है मेरा। और अब इसको ट्राई करते हैं, क्रोम ने डाटा मांगा इससे। ये जो यूआरएल है इसको यहाँ पर मैं आकर पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये यूआरएल जैसे ही पेस्ट किया तो मुझे यहाँ पर, इसको क्लिक कर लेंगे आप तो आपको एक फॉर्मेट करके दे देता है वो। तो देखें, ये दे रहा है आपको, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो जेसन है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ना कि जिसकी की भी डबल कोट में, वैल्यू भी डबल कोट में, तो वो एक जेसन है। और ये जो है आपका करली ब्रैकेट, ये एक ऑब्जेक्ट की शक्ल है इसकी। तो ये ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट मांगा किसने? क्रोम ने मांगा। और मांगा किससे? सर्वर से मांगा, जो कि ये वाले यूआरएल तक जब आप लिखते हैं तो आपको सर्वर तक पहुंचा देता है। तो ऐसे रिक्वेस्ट गई, इधर से रिक्वेस्ट गई, हमने यूआरएल पेस्ट किया, और वापस इधर से रिक्वेस्ट आई। जब रिक्वेस्ट आई तो मुझे क्या नजर आता है, ये नजर आता है। तो ये कम्युनिकेशन समझ आया आपको? अभी ये कौन से लैंग्वेज में लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मिला तो ये इसका काम है असल में। हमें पीछे इसके क्या चल रहा है वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके मतलब जो भी ये यूआरएल वाला बंदा है या सर्वर है, उसने मुझे ये डाटा शेयर किया। अब समझ पा रहे हैं बात को? उसने मुझे एक चाबी दे दी,
और वो उसने बोला कि भाई ये वाली चाबी लगाओ तो आपको ये मिलता है। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पर लगाया और मुझे ये मिला। आपको ये बात समझ आई? तो ये जो है ना, ये यूआरएल, इस यूआरएल पर आपको ये मिला। बस ये अभी इतना ही समझना है, और ये भी आसान ही था कि मैंने गूगल क्रोम को बोला कि इस वाले यूआरएल के उससे सर्वर से मुझे डाटा ला कर दो, तो वो ऐसे गया और ऐसे वापस आया और आकर मुझे उसने ये दिखा दिया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो मेरा क्लाइंट है वो इस वक्त कौन है? क्रोम है। ठीक है, इस वक्त कौन है? वो क्रोम है। अब मैं अपने क्लाइंट को चेंज करता हूँ। अब आप देखिएगा, क्लाइंट को मैं चेंज करता हूँ, यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम इस पेज को बंद नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो बंद, इसे गूगल क्रोम को हटाते हैं यहाँ से, और हम आ जाते हैं अपनी, इसमें आ जाते हैं, ये जो हमने अभी नई नेक्स्ट की वो बनाई है। तो फाइल इसके अंदर थंडर क्लाइंट है। थंडर क्लाइंट का अगर आपको नहीं पता तो आप एक्सटेंशन वाले टैब में जाएं, यहाँ पर आप लिखें थंडर क्लाइंट। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक इस किस्म का जो है वो एक लोगो देखने को मिलेगा। और इसके कुछ 4 मिलियन जो है वो डाउनलोड्स हैं। तो आप जो है 4.7 मिलियन डाउनलोड्स हैं, तो आप इसको देख कर ज़रा थंडर क्लाइंट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैंने, जी, तो अब क्या हुआ कि ये मेरा गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम के ऊपर मैंने ये एपीआई रिक्वेस्ट की थी, यहाँ से मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है क्लाइंट। जब मैंने एपीआई रिक्वेस्ट कॉल की तो मेरा क्लाइंट कौन था? ये था गूगल क्रोम। ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें। अब देखें, थंडर क्लाइंट को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो नीचे यहाँ पर एक थंडर का आइकन बना हुआ आएगा। इस थंडर के आइकन को आप जो है क्लिक करें, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? एक न्यू रिक्वेस्ट का बटन। तो इस न्यू रिक्वेस्ट के बटन को आप ओपन करें तो आपके साथ कुछ ऐसी विंडो खुल के आ जाती है। मैं थंडर क्लाइंट को अभी फ़िलहाल साइड वाली विंडो को बंद कर दे रहा हूँ, और हम अभी सिर्फ इससे देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जिसके अंदर आपको कहता है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, आपको इनमें से क्या करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, इसको हम अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो इसको हम लिख लेते हैं समझने के लिए कि एपीआई जो होती है, जब वो, जब आप, आपका जो क्लाइंट होता है, असल में एपीआई नहीं, आपका जो क्लाइंट होता है वो ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो इसको हम गेट वाला रिक्वेस्ट, पोस्ट वाले जो है वो रिक्वेस्ट, या फिर डिलीट। तो ये रिक्वेस्ट है, अभी इसको रखते हैं हम कहाँ पर? ऐसे साइड में, यहाँ पर साइड में। और साइड में क्यों रखा है? क्योंकि एट अ टाइम सारे यूज थोड़ी होते हैं। अभी देखें, दोबारा से वापस आते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इस यूआरएल को ऊपर पेस्ट किया तो मुझे ये मिला। तो ये इसका प्रोसेस कैसे था उसको समझते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो डायग्राम थोड़ा सा और चेंज होगा। यहाँ पर अब हम करेंगे इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की शक्ल देंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये असल में है एक कंटेनर जो अपने अंदर क्या रखता है? इनको रखता है, लेकिन एक वक्त में एक ही आता है।
ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको। चलें इसको अब जरा ना देखते हैं, तो देखें अभी ये वाला काम कैसे हुआ बुक एपीआई का, इसको जरा देखते हैं। तो मेरे पास असल में एक ये यूआरएल है। तो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मुझे ये इस यूआरएल की चीज़ें ला कर दे दो। ये एक एपीआई का यूआरएल है। तो हुआ ये कि मैंने असल में गेट रिक्वेस्ट को किया। गेट रिक्वेस्ट को किया मैंने, तो गेट रिक्वेस्ट आया। भेजा कहाँ से? अपने गूगल क्रोम से। कहाँ से भेजा? गूगल क्रोम से भेजा। तो मुझे रिक्वेस्ट भेजना था, तो मैंने ये रिक्वेस्ट क्या किया, इस रिक्वेस्ट को यहाँ से भेजा। और वो जाकर रिसीव हो गया किसको? इससे। अब इसने बदले में मुझे क्या भेजा? इसने बदले में मुझे ये भेजा। यही मिला ना बदले में आपको? तो ये आपको मिला। अब ये जो है, ये इसने क्या किया, रिस्पॉन्स के तौर पे आपको रखकर दे दिया। और ये जो रिस्पॉन्स है, ये आपको मिला इसकी तरफ से। ये रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो गया। और ये जो रिक्वेस्ट गई हमारी और जो रिस्पॉन्स हमें मिला, ये हमें ये रिजल्ट ला कर देता है, क्योंकि रिस्पॉन्स में ये रिजल्ट मिल गया ना हमें। अब यहाँ पर आपको लेयर सिस्टम देखें, समझें क्या क्या किया। रिक्वेस्ट कौन सी बनाई? गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट। और इस यूआरएल के ऊपर बनाई रिक्वेस्ट। हमारे गूगल क्रोम ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, और सर्वर ने वापसी हमें रिस्पॉन्स दिया। तो रिस्पॉन्स में उसने हमें क्या दिया? उसने हमें ये दिया, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। ये रिस्पॉन्स है हमारा उसकी तरफ से, और हमने रिक्वेस्ट भेजा, उसने रिस्पॉन्स भेजा। अब इस चीज को मैं अगर ये कर दूं ना चेंज, इसको वापस बुलाऊं अपने रिक्वेस्ट को, और रिस्पॉन्स को भेज दें वापस इसके पास। और इसको अगर मैं सिर्फ चेंज कर दूं, गेट को यहाँ से हटाकर पोस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट डालकर इसको गलत मेथड के साथ यूआरएल एक्सेस करने बोलूं, अब भेजता हूँ रिक्वेस्ट, तो ये मेरा गूगल क्रोम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और बदले में ये वापस क्या भेजता है? ये वापस क्या भेजता है, ये अभी हम देखते हैं। यूआरएल तो यही है ना, ये वाला यूआरएल है ना, इसको कॉपी करते हैं। थंडर क्लाइंट पर आते हैं, देखें गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ये पेस्ट किया, सेंड किया, ये मिला, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। वही चीज़ मिली जो हमें गूगल क्रोम के ऊपर दिख रही है, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। तो ये गेट रिक्वेस्ट के साथ तो दोनों का क्या है, सिमिलर है। अच्छा, एक क्लाइंट और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने गूगल क्रोम से बोला था, अब हमने थंडर क्लाइंट को भी बोला कि हमारे लिए थंडर क्लाइंट भी एपीआई लेकर है। दो दो अलग अलग क्लाइंट को हमने बोला एपीआई एक्सेस करने। ये गूगल क्रोम यहाँ पर इसने एक्सेस करके दिया है, और थंडर क्लाइंट ने भी दिया एक्सेस करके। जवाब तो शायद दोनों का एक ही आएगा ना, लेकिन क्लाइंट अभी अलग अलग है। खैर, तो हमारी बहस इसमें चल रही थी कि भाई ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ अगर करें तो फिर क्या होगा। गेट रिक्वेस्ट के साथ तो रिस्पॉन्स हमें मिल गया, वो तो हमने देखा। आके मेथड चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं और सेंड करते हैं। तो जब सेंड करते हैं, तो बदले में वो आपको यहाँ पर देखें क्या देता है। वो आपको यहाँ पर देता है
इसको ख़राब नहीं करते, इसका एक डुप्लीकेट निकालते हैं और यहाँ पर वो आपको बदले में देखें क्या देता है। 404 नॉट फाउंड का एरर। 404 नॉट फाउंड का आपको क्या दे देता है, एरर दे देता है वो। अब ये इस तरीके से है कि आपने एक रिक्वेस्ट तो भेजी, यूआरएल भी सही है, मेथड सिर्फ गलत कर दिया। पोस्ट मेथड लगाकर यूआरएल को बोला कि भाई पोस्ट मेथड के ऊपर जो है वो इस यूआरएल की रिक्वेस्ट भेज दो। उसने जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी तो बदले में सर्वर तो रिस्पॉन्स करेगा आपको। अब सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स किया आपको, 404 वाला एरर। ये आप देखें थंडर क्लाइंट आपको यहाँ स्टेटस में क्या बताते हैं, 404 नॉट फाउंड। यहाँ तक के अभी थोड़े से आप डिस्टर्ब हुए होंगे कि भाई ये क्या है, गेट क्या है, पोस्ट क्या है, पुट क्या है, डिलीट क्या है। तो हम आते हैं इसको पहले समझने कि ये गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट जो है ये है क्या। ठीक है, देखें अब हम इसे समझते हैं कि जो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जो है ये होता किस लिए। आपने एक एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड, एक टर्म का यूज करते हैं, क्रड। ये जो क्रड होता है, ये क्रड जो है ये असल में यही है। अगर हम क्रड को सही से देखें ना तो क्रिएट जो है वो सी से क्रिएट है, आर से रीड है, यू से अपडेट है और डी से डिलीट है। तो ये जो क्रड एप्लीकेशन होती है ये आपको अलाउ करती है कि डाटा बना भी लें, डाटा को अपडेट भी कर लें, डिलीट भी कर लें और उसको रीड भी कर लें कि आपने क्या डाटा बनाया है। तो इसी क्रड के ऊपर आपके ये जो मेथड है ना, एच टी टी पी मेथड्स जो हैं आपके, इसके ऊपर ये इसी तरीके से काम होता है। आपको समझना क्या है, गेट क्या करता है, डाटा ला कर देता है ताकि आप रीड कर पाए। पोस्ट क्या करता है, आपको अलाउ करता है ताकि आप कोई नया डाटा क्रिएट कर पाए। पुट क्या करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं ताकि आप अपने बने हुए डाटा को अपडेट कर लें। एडिटिंग बोल सकते हैं, अपडेट बोल सकते हैं, एक ही बात है, डाटा एडिट करना या अपडेट कर लेना। डिलीट क्या करता है, डिलीट जो है वो डाटा डिलीट कर देता है। तो ये क्या है, ये CRUD एप्लीकेशन जो हमारा काम करती है ना, ये वही है HTTP मेथड के ऊपर। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट नाम है इसका। और काम क्या करती है, यही CRUD वाला, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप खुद सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये सोचें कि अभी आपने इस बेचारे को क्या बोला। इसको वापस, इसका रिस्पॉन्स वापस यहाँ पर देते हैं और रिक्वेस्ट को वापस यहाँ पर लेकर आते हैं। और अब हम यहाँ पर, हमने क्या किया है, हमने रिक्वेस्ट को वापस यहाँ पर ले लिया और रिस्पॉन्स को वापस सर्वर को दे दिया। ठीक है, अभी कोई रिक्वेस्ट गई नहीं है और रिस्पॉन्स भी हमें अभी मिला नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पर आ गए। अब आप खुद सोचें, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप सोचें कि ये जो गेट है, इस पोस्ट को यहाँ से हटाएं। गेट जो है, इस गेट को अगर मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट बनाकर इस यूआरएल को देकर कि ये वाला जो यूआरएल है, वो यूआरएल जो है वो ऐसे कर दें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो देखें, दोबारा से देखें, यूआरएल भेजा, रिक्वेस्ट कौन से की, एचटीटीपी मेथड क्या है, गेट है ना, और गेट क्या बोलता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, रीड करना है। तो यहाँ पर आपने इसको भेजा रिक्वेस्ट बनाकर। ठीक है, इसको भेजते हैं, ये आपने यहाँ से इसको भेजा सर्वर तक। अब सर्वर ने देखा कि अच्छा गेट रिक्वेस्ट आई है, पढ़ना है,
इसके ऊपर जो चीजें रखी हुई हैं वो पढ़ने वाली चीजें तो रखी हुई हैं, ऐसे ही तो बनाया था इस एपीआई को। तो इसने बोला कि ठीक है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ये वाला रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर आपको वापस कर देता है। तो आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है, वेलकम टू सिंपल बुक एपीआई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आपने खुद बोला ना गेट रिक्वेस्ट करके कि भाई पढ़ना है। ठीक है, अब आप जरा दिमाग लगाइएगा इसमें कि आप इसको पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या बोल रहे हैं। इसको वापस भेज देते हैं रिस्पॉन्स को, इसको वापस भेज देते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट अभी यहाँ से नहीं गई, कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं आया। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह ऊपर है। अब जो है, आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है, मुझे एक नया डाटा क्रिएट करना है इस यूआरएल के ऊपर। अरे भाई, ये यूआरएल आपको नहीं अलाउ करता डाटा क्रिएट करना, लेकिन आप क्यों जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं कि आपको डाटा क्रिएट करना है। वो अलाउ ही नहीं करता ना ये वाला यूआरएल डाटा क्रिएट करना, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए आपको दे देगा चीजें। ऐसे उसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि आप जाके उसमें कुछ और एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दें, नेम एड्रेस और फला फला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गलत मेथड के साथ जब आप इस यूआरएल को एक्सेस करेंगे तो फिर वहां से क्या जवाब आता है वो देखें। आपका क्लाइंट जो था उसने भेजा सर्वर को, सर्वर ने देखा भाई ये डाटा पढ़ने वाला है, ये ऐसा एडिट करने वाला डाटा नहीं है, तो आपको अलाउ थोड़ी है। तो उसने बोला कि भाई इस यूआरएल के ऊपर ना सिर्फ पढ़ने वाला डाटा है, ऐसे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट वाला डाटा थोड़ी है। तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिला, नॉट फाउंड मिला। तो अगर मैं ये अपडेट के साथ या इसको जो एच टी टी पी मेथड है पुट, उसके साथ ट्राई करूं या डिलीट के साथ ट्राई करूं, तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। आपको ये समझ आया तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो यूआरएल वही है, पोस्ट तो काम नहीं कर रहा, पुट के साथ देखते हैं। 404 नॉट फाउंड दे रहा है। अच्छा, तो डिलीट के साथ देखते हैं, 404 नॉट फाउंड दे रहा है। अच्छा, तो मतलब डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है इस यूआरएल के ऊपर, डाटा अपडेट करने का भी ऑप्शन नहीं है इस यूआरएल के ऊपर, नया डाटा क्रिएट करने का भी ऑप्शन नहीं है इस यूआरएल के ऊपर। सिर्फ पढ़ सकते हैं इस डाटा को, कि इसके अंदर जो डाटा आता है आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे। तो इसका सही मेथड कौन सा है, गेट मेथड है। गेट मेथड को, एक मिनट रुकिएगा खजरा, गेट गेट मेथड को जब मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो आपको पता है पहले से कि इसका जवाब क्या आएगा। इसको सेंड करता हूँ मैं, और इसका जवाब आया ये। क्लाइंट कौन है हमारा, थंडर क्लाइंट है इस वक्त। इसका जवाब आपको यहाँ पर मिला। और ये कौन सा क्लाइंट है हमारा, ये गूगल क्रोम है। इसका जवाब आपको यहाँ पर मिला। भेज कौन रहा है इन दोनों को, जवाब दे कौन रहा है, आपका सर्वर दे रहा है। वो सर्वर मेरा तो नहीं असल में, जिसकी भी ये बुक एपीआई जिसने बनाई है उसका सर्वर दे रहा है आपको जवाब। और ये सवाल जवाब का सिलसिला इस तरीके से होता है एच टी टी पी मेथड के साथ। गेट पोस्ट पुट डिलीट, यूआरएल क्या करता है, रिस्पॉन्स कैसे वहां से आपके पास आ रहा है, रिक्वेस्ट कैसे आपके पास से यहाँ से जाती है सर्वर तक, और रिस्पॉन्स सर्वर आपको कैसे जवाब में एरर देता है और कभी कभी आपको डाटा देता है। क्लाइंट आपके अलग अलग होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, थंडर क्लाइंट हो गया, और एक और होता है, उसको भी आपने बहुत यूज किया, फैच मेथड। तो ये जो फैच मेथड होता है ये भी तो एपीआई कॉल ही करवाता है ना। तो जब एपीआई कॉल करवाता है तो क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट की मदद से वो एपीआई को मंगवाता है, और बदले में सर्वर फैच एपीआई का जो मेथड हम यूज करते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में, उसको भी मिलता है डाटा। तो अब मुझे बताएं, आपको यहाँ पर क्या चीज़ें समझ नहीं आई ये बताएं। तो आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है, आपको याद रखनी है कि गेट पोस्ट पुट डिलीट ये मेथड्स हैं,
और इनको हम कहते हैं HTTP मेथड। ठीक है, तो ये HTTP मेथड्स हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, दूसरा ये लेन देन वाला सिलसिला याद रखना है कि क्लाइंट कोई भी हो सकता है, आपका गूगल क्रोम हो सकता है, आपका थंडर थंडर क्लाइंट हो सकता है, फेच मेथड हो सकता है, कोई भी क्लाइंट बन सकता है। कोई भी क्लाइंट बनकर रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को, सर्वर उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। मेथड, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, बदले में सर्वर रिस्पॉन्स करता है उसे। रिस्पॉन्स में एरर भेजता है, डाटा भेजता है, वो हम देखते हैं कि कौन, जो हमारी बुक वाली एपीआई है, इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक एक चीज़ है इसमें, सब कुछ है। तो आते हैं इसमें। अब देखें, एक यहाँ पर बहुत बड़ी सी चीज़ इन्होंने लिख कर लगा दी, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? तो एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके मेथड। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं एंड पॉइंट्स को। तो एंड पॉइंट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? और ये जो है, ये क्या है? तो देखें, इसको कॉपी करता हूँ मैं दोबारा, और ड्राइंग में चलते हैं हम अपने। तो ये जो है, ये जो यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, ये, और इसके बाद एक चीज़ होती है, वो है एंड पॉइंट। तो ये दोनों क्या है, इसे हम देखते हैं। इसे हम कहते हैं बेस यूआरएल, जो कि आपको ओपन करके देता है अपने अंदर की इंफॉर्मेशन। लेकिन जब इस बेस यूआरएल के साथ आप प्लस कर देते हैं एंड पॉइंट को, तो आपका जो यूआरएल होता है उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे कि इन्होंने एंड पॉइंट के तौर पे हमें क्या दिया? स्टेटस का एंड पॉइंट दिया। स्टेटस का एंड पॉइंट इन्होंने हमें दिया, तो यहाँ पर हम इसके साथ एंड में एंड पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये जो, इसे छोटा कर लेता हूँ। ये जो एंड पॉइंट है आपका स्टेटस वाला, इसको सिर्फ मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका अलग से कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जो है, बेस यूआरएल के अंदर आपको मिलता है डाटा, और एंड पॉइंट आखिर में, जो आपने बेस यूआरएल के बाद, ये है आपका बेस यूआरएल। इस बेस यूआरएल के बाद जब आप इसमें जोड़ते हैं स्टेटस या जो भी एंड पॉइंट उसने आपको बनाकर दिया है वो, तो वो आपको अपनी उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन ओपन करके देता है। याद रखें, बेस यूआरएल ने आपको क्या दिया? ये दिया। इसको हम यहाँ पर रखेंगे लाकर इसके अंदर, ताकि हमें याद रहे कि इसने हमें, बेस यूआरएल ने हमें क्या दिया। और अब बारी है एंड पॉइंट को बेस यूआरएल के साथ जोड़ने की, और फिर देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। तो देखें, गेट इन्होंने, पता है यहाँ पर शुरू में क्यों लिखा है? इन्होंने बताया कि भाई ये गेट रिक्वेस्ट वाली है, पुट पोस्ट या डिलीट के साथ अप्लाई मत कर देना। तो गेट वाली है। ठीक है, तो गेट के ऊपर क्या है? स्टेटस है एंड पॉइंट आपका। एंड पॉइंट को राउटिंग की तरह भी समझ सकते हैं आप, जैसे लोकल होस्ट के बाद अपने राउट बनाते हैं ना आप, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फलां फलां। अब जो है यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट हमने, एंड पॉइंट हम देख रहे थे, एंड पॉइंट जो है वो हमें क्या डाटा देता है, और उसके एंड पॉइंट बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट को जोड़ने से एक
नई एपीआई क्रिएट हो गई, नया यूआरएल है ना ये। तो एक नई एपीआई क्रिएट हो गई, और इस एपीआई के ऊपर हमें क्या डाटा मिलता है वो हम देखते हैं। तो इस स्टेटस को यहाँ से डबल क्लिक से कॉपी कर रहा हूँ मैं। इस दफ़ा मेरा क्लाइंट कौन है? गूगल क्रोम। बेस यूआरएल के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाकर एंड पॉइंट जोड़ा, एंटर कर दिया। क्या मिला डाटा? स्टेटस ओके। यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टेटस ओके मिला। क्लाइंट चेंज करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटस अपने बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट को जोड़ा, सेंड कर दिया। यहाँ पर भी वही मिला, लेकिन क्लाइंट चेंज है। अभी थंडर क्लाइंट है, पहले गूगल क्रोम था। तो दोनों में यही मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ स्टेटस ओके, इसमें भी मिल रहा है उसमें भी मिल रहा है। और आपने ये देखा कि एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट किसके साथ जोड़ता है? आपके बेस यूआरएल के साथ। बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट जोड़ देते हैं तो एक नई एपीआई बन जाती है। उसके अंदर डाटा ही अलग होता है। पुराना वाला डाटा बेस यूआरएल का था, नया वाला डाटा स्टेटस वाले एंड पॉइंट का है। तो राउटिंग की तरह है ना ये, बिल्कुल जैसे राउटिंग करते थे हम उसके तरह ही है कि होम का पेज अलग है, लेकिन जैसे चले गए अबाउट के पेज में तो अंदर पूरा जो है यूआई ही चेंज है। अबाउट के हिसाब से है वो। अब जो है यहाँ पर जो स्टेटस है, ये इसने ये जवाब दिया। ठीक है, समझ गए। और अब आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है कि ये जो है ना, लिस्ट ऑफ बुक्स अगर आपको देखना है तो आप एंड पॉइंट में स्टेटस की जगह बुक्स लिख दें तो आपको वो करेगा रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बुक्स। चेक करते हैं झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं ये। देखते हैं यहाँ पर आकर स्टेटस जो है ना, स्टेटस को मिटाते हैं, बुक्स लिखते हैं और एंटर करते हैं। डाटा तो इसने दिया है। प्रिंट प्रिंट करके इसको चेक करेंगे तो आपको ये डाटा दिखा देगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दे दिए एक एरे के अंदर बंद करके। ठीक है, तो अभी मेरा क्लाइंट कौन है? गूगल क्रोम है। सेम यूआरएल एक्सेस करते हैं, क्लाइंट चेंज कर देते हैं, थंडर क्लाइंट में ट्राई करते हैं ना। थंडर क्लाइंट में आते हैं, बुक्स वाले को सेंड करते हैं, और यहाँ पर देखें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। और स्टेटस कोड 200 के मतलब क्या है कि सारा डाटा सही तरीके से आपके पास आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। थंडर क्लाइंट में हमारे पास एक ऑप्शन ज़्यादा होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि भाई यहाँ से आप अपने मेथड को चेंज कर करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसने हमें क्या बोला था कि ये गेट वाला है, क्लियर लिख कर बताए, क्लियर लिख कर बता दिया कि भाई ये गेट वाले मेथड का एंड पॉइंट है ये। लेकिन हम ट्राई करेंगे पोस्ट वाले को लगा के, पोस्ट वाले के साथ देखते हैं। 404 कुछ मिला ही नहीं इसे। पुट के साथ और डिलीट के साथ भी आपको पता है क्या आने वाला है, 404। और यहाँ पर भी 404। तो आप सिर्फ गेट के साथ जो है वो ये देख पाते हैं। क्यों गेट के साथ देख पाते हैं? क्योंकि ये आपको गेट के ऊपर ही रिजल्ट देता है, गेट मेथड के ऊपर ही रिजल्ट देता है। और दूसरी बात ये कि ये जो यूआरएल है, ये पूरा यूआरएल आपको यहाँ पर एंड पॉइंट के साथ मिलता है। इस वाले एंड पॉइंट को अगर हम कॉपी करके यहाँ पर निकालें तो बुक्स वाला एंड पॉइंट है जिसके अंदर का जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर ये डाटा है। तो आपको ये बात समझ आई कि यूआरएल चेंज किया और उसके अंदर का जो डाटा है वो भी चेंज करके आपको क्या किया उसने, एक डाटा दे दिया जिसके अंदर आपको एंड पॉइंट चेंज करके एक अलग ही एपीआई बन गई। और उस यूआरएल के अंदर आपको कुछ अलग ही डाटा मिल गया। पहले वाला स्टेटस का जो एंड पॉइंट था, स्टेटस लिखने की वजह से यूआरएल पूरा डिफरेंट हो गया ना। इस यूआरएल के ऊपर आपको ये दिखता है, इस यूआरएल के ऊपर आपको ये दिखता है।
इस यूआरएल के ऊपर आपको ये दिखता है। यहाँ तक तीन, ये जो दो एंड पॉइंट और एक बेस यूआरएल जिसके अंदर उसके हिसाब की चीज़ें दिखती हैं, ये तीनों आपको यहाँ पर समझ में आ रही है ये चीज़? सही है। अब जो है, गेट स्टेटस देख लिया, लिस्ट ऑफ बुक्स देख लिया। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि भाई ऑप्शनल क्यूरी पैरामीटर टाइप फिक्शन और नॉन फिक्शन, लिमिट अ नंबर बिटवीन 1 to 20। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको ना ऑप्शनल क्यूरी हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर गेट वाला रिक्वेस्ट है, और गेट वाले रिक्वेस्ट में देखें, गेट अ सिंगल बुक, तो गेट रिक्वेस्ट है ये भी, ठीक है, आपको बता दिया। बुक का एंड पॉइंट लगेगा, ये बता दिया, और बता दिया कि क्या लगेगा, यहाँ पर बुक आईडी लगेगी। तो बुक आईडी जो लगेगी वो किस तरह है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुक की आईडीज, हमें हमने बुक का डाटा भी यहाँ पर मंगवाया है ना, आईडी है सब में, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4। तो इसकी आईडी से देखते हैं इसको एक्सेस करके। ये कह रहा है कि बुक के एंड पॉइंट के बाद ना सीधा आईडी लिख देना है। चेक करते हैं, देखें बुक्स तो मेरे पास लिखा हुआ है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाकर ID नंबर 1 लिखते हैं। द रशियन यहाँ पर आई बुक का नाम है, तो देखते हैं। तो इसने मुझे वो ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया, एरे से निकाल के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुंचा दिया, और उस बुक की तमाम इंफॉर्मेशन मुझे लाकर दे दी। अवेलेबल है नहीं है, करंट स्टॉक कितना है, प्राइस इसकी कितनी है, फिक्शनल बुक है, ISBN है, ऑर्थर कौन है इसका, तो ये सब उसने यहाँ पर मुझे बुक के हिसाब से लाकर दे दिया। ये बता रहा था यहाँ पर, देखें। अब इसके मतलब आपको ये बात समझ आई कि इसने क्या किया, इसने एक डायनामिक किस्म का एंड पॉइंट बनाया है, और उस डायनेमिक किस्म के एंड पॉइंट पे अलग अलग चीजें आपको दी हैं। जैसे कि कोई 1 लिखेगा तो 1 दिखा दो, 2 लिखेगा तो उसे बुक 2 दिखा देना। इस तरह 3 अगर हम लिखें तो वो हमें थर्ड बुक दिखाएगा, यहाँ पर ID नंबर 3। वैनिशिंग हाफ इस बुक का नाम है। तो ये जो है क्या है, ये आपका एक डिफरेंट URL बनते जा रहा है जब आप एंड पॉइंट एंड में चेंज करते हैं। ये डायनामिक किस्म का एक एंड पॉइंट है। खैर, ये अभी क्लाइंट कौन था, गूगल क्रोम था। हम अपने क्लाइंट को थंडर क्लाइंट वाले में इसको चेक करते हैं, तो थंडर क्लाइंट भी हमें यही दिखाएगा, जाहिर है। चलें, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाएं आगे। तो आगे हम देखते हैं कि, अच्छा देखें, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर रिट्रीव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक। तो इसने ये बोला कि आप जब इसके साथ बुक की आईडी जोड़ेंगे तो वो आपको बुक का जो एक ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करके दे देगा। ठीक है, ये देख लिया हमने। सबमिट एन ऑर्डर की हेडिंग पर आ जाएं। सबमिट एन ऑर्डर की जो ये हेडिंग है ना, ये इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसने मेथड चेंज किया हुआ है। गेट के तमाम मेथड हमने देखे। गेट जो है वो हमें रीड करवाता है अपने डाटा को। पोस्ट का जो मेथड होता है वो कह रहा है सबमिट एन ऑर्डर। सबमिट एन ऑर्डर के मतलब आप समझ रहे हैं, आप दराज पर गए, आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपने ऐड टू कार्ट करके उसको कंफर्म कर दिया, सबमिट एन ऑर्डर। पैसे वैसे दे दिए, सबमिट एन ऑर्डर हो गया ये। और ये जो पोस्ट है, ये आपको अपने ऑर्डर को क्रिएट करने देता है। तो पोस्ट क्या है, पोस्ट को यहाँ पर हमने लिख कर रखा है, देख लेते हैं। पोस्ट जो है वो अपने क्रिएट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप अपने मेथड को पोस्ट कर दें, तो कर देते हैं पोस्ट। यहाँ पर आ जाते हैं और पोस्ट वाले मेथड को कर लेते हैं यहाँ पर। URL, अपने URL को मिटा देते हैं। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पोस्ट तो कर दिया आपने, लेकिन ऑर्डर्स आपको लिखना पड़ेगा अपने बेस यूआरएल के बाद। अपने बेस यूआरएल के बाद ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो बेस यूआरएल यहाँ से उठा लेते हैं।
थंडर क्लाइंट में चलें। यहाँ पर आप बेस यूआरएल लिखें पहले तो, फिर आप आ जाएं नीचे वापस से सबमिट एन ऑर्डर। इसके अंदर ये जो ऑर्डर्स लिखा हुआ है, पोस्ट मेथड पर ऑर्डर्स जो लिखा हुआ है, इस पर आ जाएं। ऑर्डर्स यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा तो क्या होगा। देखिए इसको मैं सेंड कर रहा हूँ, पोस्ट वाला मेथड है, बेस यूआरएल सही से लिख दिया, ऑर्डर्स वहाँ से सही से लिख दिया है और कॉपी पेस्ट किया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। सेंड के बटन को क्लिक किया और यहाँ पर मुझे मिला 401 अनअथराइज का एरर। और यहाँ पर ये कहता है कि मिसिंग अथराइजेशन हेडर। वो कहता है मिसिंग अथराइजेशन हेडर। अब देखें, आप एक बात सोचें, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप दराज के ऊपर या अमेजोन के ऊपर जाएं और वहाँ पर ऑर्डर बुक करें। जब आप ऑर्डर को बुक करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इनकॉग्निटो मोड खोलता हूँ, यहाँ से हम दराज की एप्लीकेशन को, दराज डॉट पी के को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इनकॉग्निटो मोड में वो नहीं लगा होता ना, क्या नहीं लगा होता, आईडी वाईडी लॉगिन नहीं होती। तो ये आ गया मैं दराज में, ठीक है। अब दराज में जब मैं आ गया तो मैं यहाँ से ये लेता हूँ ग़िज़ाई ताकत। अब ये जो है, इसको मैं ख़रीदने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे ये आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं स्टॉक तो है इसमें, खैर जो भी है बाय नाउ करते हैं। अब देखें वो क्या बोल रहे हैं मुझसे, वो कह रहे हैं कि भाई लॉग इन करें। तो मैं इसे काट देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं करना लॉग इन, मुझे मुझे बस ये ख़रीदना है। वो कह रहा है फिर से लॉग इन करें, गूगल के साथ कर लें, फेसबुक के साथ कर लें, अपने हमारी पास अपनी आईडी बना लें, कुछ भी कर लें, लॉगिन करें। ऐसे नहीं बनानी आईडी, फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन है, अपने फ़ोन नंबर को डाल के व्हाट्सएप में आपको कोड भेज देगा, इतना आसान कर दिया, लॉगिन कर लें। मैं कह रहा हूँ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये ख़रीदना है। अब समझ रहे हैं बात को, वो बार बार मुझसे यही कह रहा है कि लॉगिन करो। मैं कह रहा हूँ मुझे ख़रीदना है, वो मुझसे कह रहे हैं लॉगिन करो। तो ये क्या समझ आता है आपको इससे। अच्छा देखें, तो यहाँ पर आपने कर लिया, अब जब यहाँ पर आपने किया तो बुक नाउ पर क्लिक किया तो ये कहता है अथराइज करना है, अपने अपने आप को इनके डाटा में एनरोल करने के लिए ये कहता है आपको, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ सिमिलर ये भी हमसे कह रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट होती है क्रिएट करने के लिए, और जब मैं ऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर और सेंड करता हूँ तो वो मुझे बदले में क्या कहता है, 01 अनअथराइज मिसिंग अथराइजेशन हेडर। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि भाई ये जो है वो कुछ कह रहे हैं, और उसके आगे हमें जब पढ़ेंगे तो शायद हमें और क्लियरिटी आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे अलाउज यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर। आप एक नए ऑर्डर को सबमिट कर सकते हैं, मतलब एक इनकी किताब खरीद सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्स अथेंटिकेशन। इसी का तो एरर भी आ रहा है हमें, वो कह रहा है कि लेकिन अथराइज पर्सन आपको बनना पड़ेगा पहले। तो वो कह रहे हैं कि द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन फॉर्मेट। अब वो आगे की बातें बता रहे हैं जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अरे भाई यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, पहले अथराइजेशन बताओ कि ये अथराइज कैसे करूं मैं अपने आप को। उसके बाद फिर देखते हैं ना आगे कैसे, किताब कैसे खरीदनी है वो बाद में देखेंगे, पहले अथराइज कैसे होंगे, पहले ये मसला सॉल्व करते हैं। तो वरना तो वो एरर ही आता रहेगा। तो यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं कि एपीआई अथेंटिकेशन, इस यही यही एरर था ना, अनअथराइजेशन हेडर। मतलब यहाँ पर एपीआई अथेंटिकेशन में कुछ कह रहे हैं, वो इसको पढ़ते हैं। टू सबमिट और व्यू एन ऑर्डर, ऑर्डर को सबमिट करवाने के लिए और देखने के लिए यू नीड टू रजिस्टर। वो कह रहा है आपको हमारे पास रजिस्टर होना पड़ेगा। योर एपीआई क्लाइंट, मतलब आपके आपको अपने एपीआई क्लाइंट को हमारे पास रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो एपीआई क्लाइंट अभी आपके केस में जो भी है, ठीक है। तो आप इसको, इस लाइन को इस तरह समझें कि भाई आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है इनके पास। तो इसी काम के लिए तो हम आए इतने नीचे, देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है पोस्ट वाली रिक्वेस्ट करें, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट की हुई है, और कह रहा है बेस यूआरएल के साथ एपीआई क्लाइंट जोड़ दें।
एपीआई क्लाइंट जोड़ दें, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर लिख देते हैं एपीआई क्लाइंट बेस यूआरएल के बाद। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि द रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है, एंड इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लाइंट नेम बताना है आपको, और अपनी ईमेल जो है वो बतानी है आपको, और दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में होने चाहिए। बताना कैसे है वो यहाँ पर नीचे बता तो रहे हैं कुछ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरीके से बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद करूँ क्या? कहाँ डालूं? इधर इधर रखूँ? यहाँ पर पेस्ट कर दूं? नहीं हो रहा पेस्ट। तो क्या करना है आगे? वो इन्होंने यहाँ पर बताया कि द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन बॉडी। तो ये जो बॉडी है, ये इसका एक टैब है आपके पास, यहाँ पर देखें। बॉडी, इधर देखें, यहाँ पर टैब है आपके पास एक बॉडी। और यहाँ पर वो कह रहा है जेसन होना, एक्सएमएल भी है, टेक्स्ट भी है, फॉर्म भी है, और भी बहुत कुछ है। वो कह रहा है जेसन वाली, तो जेसन ही को हम कॉपी करके लाए वहां से। कि यहाँ पर मैंने क्या किया, जेसन में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जब पेस्ट कर दिया तो क्लाइंट नेम जो है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताहा, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ताहा @example.com, ठीक है। अपने नाम से एक मैंने बना लिया। उम्मीद करते हैं किसी ने इस नाम से ना बनाया हो और ये हमें जो है वो बना कर दे। आगे देखते हैं। तो ये तो कर लिया, क्या क्या किया ऊपर से देखे तो पोस्ट वाला मेथड था, एपीआई क्लाइंट को हमने उसके एंड पॉइंट में लिखा, और हमने बॉडी के अंदर जाकर उसको जेसन के फॉर्म में ये डाटा दिया। अब वो कहता है द रिस्पॉन्स बॉडी विल कंटेन द एक्सेस टोकन, द एक्सेस टोकन इज वैलिड फॉर 7 days। पॉसिबल एरर क्या हो सकते हैं? स्टेटस कोड 409, एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने आपको बोला ना कि पहले से उस नाम से कोई रजिस्टर्ड ना हो एक तो। ट्राई चेंजिंग द वैल्यू फॉर, नाम को चेंज करके या ईमेल को चेंज करके देखेंगे तो आपको आपका टोकन नंबर मिल जाएगा, वो ये कह रहा है। इसके अलावा कोई एरर नहीं आएगा। तो ठीक है, अब इसे हम सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, हमें एरर दिया, एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ट्राई डिफरेंट ईमेल। तो कर लेते हैं यहाँ पर ताहा करके, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अहमद कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी नाम जो है वो हम, नाम को हम नहीं करते, बस ईमेल का एरर दिया तो ईमेल ही चेंज कर दिया हमने। अब सेंड करता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखें इसने मुझे क्या बना कर दिया। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने स्क्रीन थोड़ी बड़ी की ताकि आप देख पाए, लेकिन छोटी कर देते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, लेफ्ट राइट में सही नजर आ जाए। तो यहाँ पर इसने एक रिस्पॉन्स दिया आपको एक्सेस टोकन के नाम से, और ये जो टोकन है, ये टोकन आपका एक नंबर है। इस नंबर को हम अपने पास रखेंगे अभी। ये मेरा एक्सेस टोकन है, मुझे रजिस्टर्ड कर दिया इसने अपने पास। ताहा को इस ईमेल आईडी पर एक टोकन दे दिया इसने बना के, यही तो मेरा गवर्नर हाउस का कार्ड है। समझ रहे हैं आप? अब जो है, अब मैं कर सकता हूँ बाकी के काम जो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको या तो लिख कर रख लेते हैं, ये भी एक पॉसिबल है, या फिर और भी आप खोल सकते हैं क्या, थंडर क्लाइंट के टैब्स। तो एक और टैब खोल लेते हैं, है ना। देखें, एक तो टोकन वाला टैब हो गया, और एक नया टैब हमने और खोलिया। यहाँ पर बाकी के काम करते हैं, टोकन को इसमें सेव रखते हैं। तो इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वापस चलते हैं जहाँ से उसने हमें एरर दिया था।
देखें यहाँ पर दिया था एरर, सबमिट एन ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करेगी आपके ऑर्डर को। ऑर्डर्स जो है पहले आप उसके राउट तक पहुंचे। ठीक है, तो हम इसकी बात मानते हुए क्या करते हैं, एक बेस यूआरएल उठाते हैं यहाँ से इसका, यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपने नए टैब में। और उसके बाद स्लैश लगाकर, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर ऑर्डर्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऑर्डर्स को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अलाउ यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर। ये कह रहा है कि अलाउ करेगा न्यू ऑर्डर सबमिट करना, लेकिन रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन लेकिन रिक्वायर होगी। द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन। आपकी जो बॉडी है वो जेसन के फॉर्म में होनी चाहिए, और इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये, असल में ये बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ऑर्डर इस तरह करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये लिख कर दे रहे हैं कि देखें, ऑर्डर वाला एंड पॉइंट होना चाहिए, अथराइजेशन बेयरर टोकन होना चाहिए, और ये होना चाहिए। तो पहले तो दूसरे नंबर वाले को देखते हैं, अथराइजेशन। तो अथराइजेशन हमें कहाँ पर मिलता है, देखें यहाँ पर बॉडी के अंदर आपने जो चीज़ें लिखी थी उससे पहले ओथ है यहाँ पर लिखा हुआ, इस ओथ को ही अथराइजेशन कहते हैं। तो ये जो ओथ है ना, इसके अंदर देखें यहाँ पर बेरर है। इस बेरर को जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटर टोकन। टोकन हमने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर जो है इसको सेव किया हुआ है मैंने, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। टोकन डाल दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप तो कर दिया हमने, टोकन डाल दिया, अथराइजेशन के बेरर में टोकन नंबर डाल दिया। आगे क्या करना है, कह रहे हैं कि ये बॉडी में ये डालनी है आपको, तो इसको कॉपी करते हैं, बॉडी को ढूंढते हैं, बॉडी में जेसन की फॉर्म में ये डाल देते हैं। अब ये कहता है कि कौन सी वाली बुक चाहिए आपको। मुझे चाहिए थर्ड नंबर वाली बुक। उसका नाम क्या था पता नहीं, लेकिन वही नाम देख भी तो सकते हैं हम। यहाँ पर नाम हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर वाली बुक है क्या। यही तो है थर्ड नंबर वाली, द वैनिशिंग हाफ है। ठीक है, ये वाली बुक है, द वैनिशिंग हाफ। ठीक है, तीसरी वाली बुक चाहिए मुझे एक। और कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर नेम ताहा है। ठीक है, अब इसको बहुत सारे ताहा मालूम होंगे, लेकिन हर ताहा के पास ये टोकन नंबर नहीं होगा। ये टोकन नंबर सिर्फ मेरे पास है, और इसी टोकन नंबर से तो मैं रजिस्टर हुआ हूँ। तो ताहा कोई भी आ जाए, टोकन नंबर जो है वो उसको पता होगा कि भाई कौन से वाले ताहा का जो बुक नंबर 3 का पार्सल है वो है। मतलब बुक नंबर 3 जो है वो कौन से वाले ताहा को देनी है, और बुक जो किसी और ताहा ने भी अगर बुक मंगवाई है तो उसके टोकन के हिसाब से वो उस ताहा को पहचानेगा, मेरे टोकन नंबर के हिसाब से वो मुझे पहचानेगा। तो नाम वाम का मसला नहीं है, नाम एक जैसे हो भले, टोकन नंबर सबके अलग हैं। बुक ID 3। अब करते हैं सेंड, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल है, और भी कुछ है क्या। द रिस्पॉन्स बॉडी विल कंटेन द ऑर्डर ID। बस वो कह रहे हैं कि कर दें सेंड, तो कर देते हैं सेंड। तो देखें स्टेटस क्या मिला, स्टेटस हमें मिला है 200। और अगर आप जाएं रिजल्ट में, क्या दिया ये, तो कुछ भी नहीं दिया इसने। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये जो ऑर्डर है ना, एम एरे दे दिया, और कहता है कि जो ये आपका 200 रिक्वेस्ट हो गया, मतलब सब ठीक ठाक है। और बुक नंबर 3 के ऊपर ताहा की जो है ना एक ऑर्डर, उसने बुक जो है वो बुक कर दिया। एक 3 नंबर वाली जो ID की किताब है ना वो बुक हो गई है ताहा के नाम से। ठीक है, तो अभी कैसे देखें, देखने वाला कुछ होगा इनका आगे। कह रहे हैं गेट ऑल ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई गेट वाली रिक्वेस्ट बनाए, मेथड गेट वाला करके ऑर्डर्स लिख दें तो आपको दिखा देगा। तो चलते हैं गेट में ऑर्डर्स बना देते हैं। करना क्या है, ये मेरा है।
आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। मैंने शायद इससे पोस्ट नहीं किया, तो गेट ही करके शायद छोड़ दिया था मैंने। या मैंने किया था, आपको किसी को याद है? सेंड करते हैं और गेट वाले रिक्वेस्ट के ऊपर हम देखते हैं कि ऑर्डर कुछ क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। तो सेंड करते हैं यहाँ पर, और हमारा ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है। एम्प्टी एरे आ रहे हैं। ठीक है, एम्प्टी एरे आने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं किया था। गेट रिक्वेस्ट करके मैं इसको कह रहा था मेरा ऑर्डर दिखाओ। मैं पोस्ट पर आ जाता हूँ और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्रिएट करता हूँ अपने ऑर्डर को। क्यों? तभी तो वो एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि गेट में तो हम उसको कह रहे हैं कि दिखाओ मेरे ऑर्डर कितने हैं। वो कह रहा है एक भी नहीं है। समझ आ रही है बात? पोस्ट में करते हैं इसे चेंज। पोस्ट में चेंज करते हैं ऑर्डर क्रिएट करने वाला। हमारा बेस यूआरएल भी ठीक है, हमारा एंड पॉइंट भी ठीक है। ऑथेंटिकेशन में टोकन भी डला हुआ है। बॉ- जी, और जो बॉडी है उसमें जैसे इन्होंने बोला कि बुक का नाम लिखें, कस्टमर लिखें, तो ये भी सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं। अब देखें, वो असल में पता है क्या हुआ था, यहाँ पर आपने गेट पर रखा हुआ था, इससे पोस्ट नहीं किया था। पोस्ट ही तो क्रिएट करता है। पोस्ट नहीं हुआ होगा, पोस्ट ही क्या करता है, वो क्रिएट करता है। गेट तो पढ़ने के लिए देता है आपको, देखें क्रिएट करने का काम है पोस्ट का, HTTP मेथड। तो उसने यही बात बोली थी कि जब आप ये कर लेंगे ना, तो आपको हम देंगे एक ऑर्डर आईडी। तो उसने ऑर्डर आईडी दे दी, और इसने ये भी बताया कि क्या क्रिएट हुआ है ऑर्डर। तो हाँ, ऑर्डर क्रिएट हो गया है। ID नंबर 3 वाली जो बुक है ताहा के नाम से, उसका ऑर्डर क्रिएट हो गया है। उसकी ऑर्डर आईडी ये है। ये वैसा ही कुछ है कि जब आप कुछ मंगवाते हैं तो वो आपके ऑर्डर, या TCS से अगर आपके भी भेजें कुछ, तो वो आपको दे देते हैं कि भाई ये आपकी आईडी है, अब बैठ के इंतजार करते रहो, देखते रहो कि कहाँ तक पहुंचा। तो ये जो आईडी है ना, ये वही आईडी है, ऑर्डर आईडी आपकी। इस पर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप अपने वो दे सकते हैं कि भाई कब तक डिलीवरी हो रही है, क्या हो रही है, बहुत कुछ इस आईडी के हिसाब से, क्योंकि आईडीज तो यूनिक होती है ना। तो आपके ऑर्डर के हिसाब से आईडी नंबर पर बहुत कुछ आप कर सकते हैं। खैर, ये आईडी इसने जनरेट करके आपको दे दिया। मैंने एक बुक ऑर्डर की, इसने मुझे एक बदले में आईडी दे दी, ऑर्डर आईडी। आगे चलते हैं। अच्छा, स्टेटस कोड भी जरा देखते चलिएगा कि 201 क्रिएटेड। ग्रीन ग्रीन वाले जो होते हैं ना, 200, जिसके शुरू में 2 लिखा होता है, मतलब वो सब अच्छे वाले होते हैं। और यहाँ पर जो है क्रिएटेड लिखा आ रहा है, तो क्रिएटेड मतलब सही सही बन गया, वो आपका जो एक ऑर्डर था वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं गेट ऑल ऑर्डर। अब सारे ऑर्डर्स अगर देखना चाहें तो आप जाएं, ऑर्डर्स तो लिखा हुआ है आपने, ये बस गेट रिक्वेस्ट कर दें। तो करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक बना लूँ, एक और थंडर क्लाइंट का टैब ओपन कर लें। Ctrl Shift R। एक और टैब ओपन कर लिया हमने, तीसरा टैब है ये। और दूसरे वाले टैब में आकर इसके URL को कॉपी करते हैं, तीसरे वाले टैब में जाकर पेस्ट करते हैं। गेट तो हुआ वही है, तो इसे सेंड करते हैं। तो जैसे ही मैं इसे सेंड करूंगा तो ये कहेगा भाई इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, अथराइजेशन टोकन वोकन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें डाल देते हैं टोकन। यहाँ से हम टोकन को कॉपी कर लेते हैं, तीसरे वाले टैब में टोकन डाल देते हैं, बेरर के अंदर। और क्या है, बस टोकन ही चाहिए इसे, मेरा ख्याल है पहचानने के लिए उसे टोकन चाहिए। गेट रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं। देखते हैं एरे इस दफ़ा एम्प्टी आता है या कुछ लेकर भी आता है। पिछली दफ़ा तो एम्प्टी आया था। बहुत दूर से लगता है ये किताब आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। देखें तो ये आईडी जो है ना, वही है मेरी आईडी। कौन सी वाली आईडी? जो उस वक्त उसने जनरेट करके यहाँ पर दूसरे वाले टैब में दिया था, ऑर्डर आईडी है ये। ऑर्डर आईडी मिल गई मुझे। यही है ना, 7NWP। यहाँ पर क्या है, 7NWP, दोनों सेम है। बुक नंबर 3 कस्टमर जो है वो ताहा है, क्रिएटेड इस टोकन आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट गई है। और क्वांटिटी जो है वो एक है। स्टैम्प, टाइम स्टैम्प जो है वो, ये टाइम स्टैम्प जो है वो बता रही है। तो आपको यहाँ तक ऑर्डर को
क्रिएट करना, अपने आप को रजिस्टर करवाना, और गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट को हमने देखा। अपनी आईडी बनाई, आईडी बनाकर इसके वहाँ पर रजिस्टर हुए, फिर एक ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर से हमें एक डाटा आईडी मिली, ऑर्डर आईडी। फिर हम गेट रिक्वेस्ट में चेंज करके अपने ऑर्डर्स को देख रहे हैं, तो वो बता रहे हैं एक ही एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही अभी तक आपने बुक मंगवाई है इनसे। और किताबें मंगवाएंगे तो और भी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आपके डाटा यहाँ पर डालते जाएगा उस ऑर्डर आईडी के हिसाब से। इस सबों में कोई कंफ्यूजन? अच्छा चलें, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक हमने सबमिट एंड ऑर्डर कर लिया, पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद और क्या इन्होंने बोला कि इस तरीके से ऑर्डर ये लेता है, तो हमने कर दिया ऑर्डर, हमने देख भी लिया ऑर्डर को। ये कह रहे हैं कि अगर आपको, आप एक और ऑर्डर करते हैं, दो ऑर्डर बनाकर ना देखते हैं कि क्या हमारे एरे के अंदर जो है, क्या हमारे एरे के अंदर, यहाँ पर बॉडी को लेकर आते हैं। दूसरा टैब इसीलिए मैंने खोला हुआ था, यहाँ से फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं हम। तो बुक आईडी नंबर 5 कर देते हैं, है ना। और कस्टमर नेम ताहा ही होगा। टोकन नंबर इसमें यहाँ पर पहले ही डला हुआ है ओथ के अंदर, बेरर टोकन में, बॉडी में। बुक नंबर आईडी जिसकी 5 है और कस्टमर नेम ताहा है। तो इसे भेजते हैं यहाँ से, और पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट मेथड है, सब कुछ ठीक है, भेजते हैं। तो ये हमें एक ऑर्डर आईडी बनाकर इससे दे दिया, अभी दो बन गए। पहला बुक नंबर आईडी 3 और 5। तीसरे वाले टैब में आते हैं, इसको बोलते हैं भाई दिखाओ क्या क्या है। तो दिखा रहे हैं, देखें, ये देखें। यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप देखेंगे कि एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, और एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। तो दो ऑर्डर किए मैंने, तो दो ऑर्डर मैंने देखे भी यहाँ पर। गेट के हिसाब से ऑर्डर्स जब मैं लिखता हूँ एंड पॉइंट में, गेट गेट मेथड के ऊपर, तो ये मुझे पूरे तमाम मेरे ऑर्डर्स दिखाता है, तो दो दिखा रहे हैं अभी। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक को देखना है, एक के बारे में अगर आपको पता करना है, अरे भाई हो सकता है ना कि ये वाला जो ऑर्डर है ये 1 साल पहले किया हो मैंने, और ये वाला ऑर्डर कल किया हो। है ना, दराज से 2 साल पहले भी तो चीज़ें मंगवाई थी, और कल भी मंगवाई। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तमाम के तमाम ऑर्डर्स दिखा रहे हैं मेरे एक एरे के अंदर बंद करके। तो मुझे ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, स्पेसिफिक अपने ऑर्डर को देखना। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो आप गेट पर आए, गेट रिक्वेस्ट करें। तो मैं गेट पर तो मैं हूँ, ऑर्डर्स एंड पॉइंट पर लिखें, ऑर्डर्स एंड पॉइंट पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिखें। तो ऑर्डर आई यहाँ पर आप लगाएं /, और कोई भी ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं, जैसे ये वाली ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं, और इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बुक आईडी 5 है, ठीक है। इससे हम यहाँ से ओके करते हैं। तो देखें यहाँ पर इसने इसके हिसाब से मुझे बता दिया कि भाई बुक आईडी नंबर 5, कस्टमर नेम ताहा, क्रिएटेड इस टोकन नंबर पर क्रिएट हुआ, क्वांटिटी बुक की एक ही है, इस टाइम पर आपने मंगवाए, ऑर्डर बुक किया था, इस टाइम पर आपने ऑर्डर बुक किया था। तो अब आपको स्पेसिफिक अपने ऑर्डर को अपनी ऑर्डर आईडी से भी देखना आ गया, जैसे इन्होंने ये बताया, गेट एन ऑर्डर आईडी। अब जो अपडेट एन ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अपडेट भी तो करके देखें कि अपडेट कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, पैच रिक्वेस्ट करेंगे। तो पैच पहले कर लेते हैं, पैच, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं पैच रिक्वेस्ट। अब ऑर्डर्स कह रहे हैं उसमें एंड पॉइंट में, तो एंड पॉइंट में सबसे पहले तो आप ऑर्डर्स लिख लें, ठीक है। ऑर्डर के बाद /, लगा लें। फिर कह रहे हैं ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी लिख लें, यही ऑर्डर आईडी है। इस ऑर्डर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक यूआरएल पूरा कंप्लीट हो गया पैच रिक्वेस्ट के साथ। और क्या कह रहे हैं, अपडेट एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। तो ये वाली लाइन जो है वो उसका
ये हमने पहले ही मुंह बंद करा दिया है। कैसे? ओथ के अंदर, बेयरर के अंदर टोकन नंबर पहले ही दे दिया है। तो अथराइज हैं हम। ठीक है ना? अब उसके बाद द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन एंड अलाउ यू टू अपडेट ओनली द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि हर कुछ अलाउ नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं बस। अगर अपडेट करनी है ना आईडी में से कुछ भी, तो अपने नाम को चेंज कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते। तो चलें देखते हैं, इसकी बॉडी को यहाँ से कॉपी करें। बॉडी में जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इससे क्या कर देते हैं, ताहा है ना, ताहा के नाम से ऑर्डर बुक हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर बुक कर देते हैं हम। किसके नाम से? XYZ, या LX अहमद के नाम से कर देते हैं, है ना? अब जो ये है, इसे सेंड कर देता हूँ मैं। टोकन तो डला हुआ है, यूआरएल भी सही है, पैच मेथड भी है। उसने बोला कि टोकन यहाँ पर ऑर्डर आईडी से समझ जाएगा किस ऑर्डर आईडी की बात हो रही है, नाम चेंज कर देगा। तो ताहा देखेगा कि ये एलेक्स अहमद बनता है कि नहीं, तो इससे हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो इसने जो है, इसने 204 नो कंटेंट लिख कर दिया है। ठीक है। तो अब मुझे देखना है इससे, तो मैं कैसे करूँगा? मैं इस तरह करूँगा कि अपने जाता हूँ गेट में, और गेट में जाने के बाद यहाँ से इसको मिटा देते हैं, और इस ऑर्डर आईडी को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसने क्या किया, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने नेम को चेंज कर दिया। तो अभी आपने सक्सेसफुली अपडेट भी किया, क्रिएट भी किया, अपने आप को रजिस्टर भी किया, और गेट रिक्वेस्ट करके डाटा को रीड भी किया। अब जो है सबसे आसान काम, डिलीट करने वाला। तो ये कहता है कि ऑर्डर्स के बाद आप ऑर्डर आईडी लिखें और डिलीट कर दें, कुछ भी नहीं चाहिए। तो हाँ, मतलब उसको ये तो चाहिए होगा ना, ओथ के अंदर, बेरर के अंदर टोकन नंबर तो चाहिए, तभी तो पहचानेगा वो आपको, इसको मत भूलिएगा। यही तो आपके गवर्नर हाउस का कार्ड है, ठीक है जी। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि डिलीट करना आसान है, क्यों? बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट ऑर्डर लगाना है, बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट ऑर्डर्स लगा हुआ है, और ऑर्डर आईडी भी लगानी है, तो ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर लगी हुई है। अब जब ये दोनों चीज़ें लगी ही हुई हैं, तो डिलीट करने से पहले मैं आपको गेट करके दिखाता हूँ पहले, है ना? बॉडी, देखें दूसरे वाले टैब में आ गया मैं। इसमें भी तो अथेंटिकेशन टोकन डला ही हुआ है ना। बॉडी को क्लीन कर देते हैं, यहाँ से पोस्ट को बनाते हैं गेट रिक्वेस्ट, और ऑर्डर्स को बोलते हैं दिखाओ हमें। दो ऑर्डर है, एक ऑर्डर ये वाला, एक ऑर्डर ये वाला, दो ऑर्डर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरे वाले टैब में। इस तीसरे वाले टैब को हमने कर दिया डिलीट के ऊपर। बेस यूआरएल हो गया, एंड पॉइंट हो गया, मेरा टोकन हो गया, मतलब टोकन नहीं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हो गई जिससे वो पहचानेगा कि कौन से वाले ऑर्डर को डिलीट करना है, वो हो गया। अब मैं इसको सेंड करने लगा हूँ, तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, 204 नो कंटेंट करके, 204 करके ग्रीन वाला मुझे दे दिया, 204 मतलब हो गया काम जो आप करना चाह रहे थे। अब आप आ जाएं दूसरे वाले टैब में। आपको यहाँ पर नजर आता है ना, ये एक एरे जिसके अंदर दो ऑर्डर आईडी है। तो इसको जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, तो ये मुझे फिर बदले में क्या दिखाएगा, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर गेट करने लगा हूं मैं, और गेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक आईडी हमारी, मतलब एक ऑर्डर हमारा डिलीट हो गया, और एक ऑर्डर हमारा रह गया। और आप चाहते हैं अगर इसको भी डिलीट करना, तो आप क्या करें, इसके ऑर्डर आईडी को कॉपी करें,
यहाँ पर डिलीट वाले में इसकी ऑर्डर आईडी जो आपने दी है, ऑर्डर्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश फिर ऑर्डर आईडी, डिलीट का मेथड और सेंड कर दें। और वापस से यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट में बोलें दिखाओ, तो ये आपको एम्प्टी एरे दिखा देता है, कोई ऑर्डर नहीं है आपके नाम से। अब आपने थंडर क्लाइंट के जरिए गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये तमाम की तमाम रिक्वेस्ट आपने देख लिए। अपने अथेंटिकेशन भी मतलब रजिस्टर किया अपने आप को, अलग अलग यूआरएल होते हैं सबके जिसके अंदर अलग अलग काम होता है, ये आपने देखा। और अब आ जाएं इस डायग्राम के ऊपर एक दफ़ा और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब आपने इसको बोला कि इस यूआरएल, ये आपका क्लाइंट था, क्लाइंट आपका गूगल क्रोम हो सकता है, थंडर क्लाइंट हो सकता है, फेच मेथड हो सकता है। आपने अपने क्लाइंट को बोला कि भाई एक रिक्वेस्ट करो, तो वो रिक्वेस्ट इस यूआरएल के ऊपर गेट रिक्वेस्ट लेकर गई अपने सर्वर के पास। सर्वर ने देखा कि हाँ मेरे पास तो डाटा है इसके नाम पर, तो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स में दे दिया एक रिस्पॉन्स जिसके अंदर आपको मिला वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म हुई।